औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने अपना लेक्चर नंबर 34 करना है CS 504 का। पोर्टेबिलिटी स्टार्टिंग में हमारा टॉपिक है, लेकिन बाद में मज़ीद आज हमने कुछ सीखना है तो वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो पोर्टेबिलिटी हमने सीखना है। अच्छा, एक पोर्टेबल पोर्टेबल लैपटॉप क्या है कि आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, किसी भी इन्वायरमेंट में उसको यूज़ कर सकते हो, ऐसे ही है ना। तो पोर्टेबिलिटी प्रोग्रामिंग के लिहाज से क्या होगा? एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कोड जिसको आप मुख्तलिफ जो है प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना प्रोग्राम इस तरह से बनाएं कि वो आ, हर प्लेटफॉर्म पर सूटेबल हो जाए। लेकिन इस तरह से बनाना भी मुश्किल है, क्योंकि हर प्रोग्राम अपनी अपनी खासियत रखता है। हर प्रोग्राम अपना अपना कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर रखता है कि हर उसका कोई ना कोई जिसको कहते हैं ना गोल होता है। अब बात यहाँ पर ये है कि आपका जो कोड है वो एरर फ्री भी होना चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए और मेंटेनेबल भी होना चाहिए। अब वो किस तरह से होगा? जो अब हमने अपने स्टिक टू स्टैंडर्ड हो जाना। अगर हमने अपना कोड लिखना है तो हमें उसको पोर्टेबल बनाना है, तो हमें अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठाना पड़ेगा कि वो हर इन्वायरमेंट में फ़िट होना चाहिए। तो उसके लिए गाइडलाइन ये है कि हमने अपने स्टैंडर्ड पर चिपक जाना है, मतलब उस पर अड़ जाना है कि हमने इस चीज़ को देखना है। किस तरह से देखना है? हमने ISO स्टैंडर्ड C++ की लैंग्वेज को यूज़ करना है, या ANSI या ISO स्टैंडर्ड C++। उसके बाद आपने वेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना, उसके एक्सटेंशंस को यूज़ नहीं करना। जो आपको अगला मतलब जो प्लेटफॉर्म आपसे कोड बनवा रहा होता है ना, आपने कोशिश करनी है कि आप उसके एक्सटेंशंस को इस्तेमाल ना करें। आप STL मतलब कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करें। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं देन यू कैन अप्लाई योर कोड इन एन एट एनी प्लेटफॉर्म। आप कहीं पे भी अपना जो कोड है उसको चला सकते हैं। तो ये आपके पास तीन गाइडलाइंस है। स्टिक टू द स्टैंडर्ड, यूज़ INC। ठीक है, ये आपने इनको अच्छी तरह से देख लेना है। और वैसे भी पोर्टेबिलिटी क्या है कि आप अपने जो प्रोग्राम है उसको बहुत सी एप्लीकेशंस पर चला सके फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ओके, ये आप देख लें। और आपकी जो कॉस्ट है वो भी लो होनी है, लो भी होती है, कभी लो नहीं भी होती, लेकिन आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना होता है, ज़ाहिर सी बात है, जो हर इन्वायरमेंट में आ जाए, तो शायद उसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन आपको फ़ायदा भी होगा कि आप उसको दोबारा नहीं लिख पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम जो है वो मीन स्ट्रीम में है और साइज ऑफ डाटा क्या है। प्रोग्राम इन मीन स्ट्रीम, यहाँ पर डबल, यहाँ पर ओल्ड स्टाइल है ये हमारे पास आंसी में, लेकिन जो हमारे पास डबल है आगे, यहाँ पर हम डबल बीच में कोई सा भी जो है नंबर लिख देते हैं। अब साइज ऑफ डाटा टाइप्स, हमारे पास डाटा टाइप्स के साइज़ के हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटीजर IJK बताया गया, जिसमें J और K की वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी गई हैं और बताया दिया गया है कि इन दोनों को ऐड करें। अब जब हमने इनको ऐड करना है तो ये तो हमारे पास 4 बाइट्स का डाटा बन रहा है, मतलब कि 5000 बाइट्स का बन रहा है, जबकि 50,000 बाइट्स का। लेकिन हमारे पास इतनी कैपेसिटी तो होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ये काफ़ी मुश्किल आदत होती है कि आपने सबसे पहले साइज़ ऑफ द डाटा टाइप्स को लाजमी देखना है। ओके, इंटीजर की इतनी ही डाटा, इंटीजर की डाटा टाइप जो है, कुछ कंपाइलर्स 2 बाइट्स यूज़ करते हैं, कुछ कंपाइलर्स 4 बाइट्स यूज़ करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये 2 बाइट्स यूज़ कर रहा है तो यह डाटा तो उसमें नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमने डाटा ऑफ साइज़ को भी एक हमारे लिए इशू बनता है पोर्टेबिलिटी में, कि ये एक मशीन में फ़िट हो जाता है, शायद दूसरी मशीन में ना हो। उसके बाद हमारे पास सबसे मेजर इशू आ जाता है ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन। हमने पहले भी पढ़ा था प्रेसिडेंस के अबाउट, कि अगर हमारे पास प्लस का साइन और माइनस का निशान आ रहा है तो हमें तो पता चल जाएगा ना कि पहले माइनस या प्लस में से कौन सा होना है। तो पहले हम प्लस कर लेंगे, बाद में माइनस कर लेंगे। अगर फिर मल्टीप्लाई और प्लस का निशान आ गया तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन भी हमारे लिए थोड़ा सा इशू बन जाता होता है पोर्टेबिलिटी में। साइंस ऑफ करेक्टर, साइंस ऑफ करेक्टर में हमारे पास हम किस तरह से देखते हैं, एक हमारे पास साइंड करेक्टर होता है और एक हमारे पास अनसाइंड करेक्टर होता है।
अब जो साइंड करेक्टर होता है ना वो -128 से 127 तक उसकी लिमिट होती है, और जो अनसाइंड होता है उसका 0 से 255 तक होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, MCQs के लिए देख लें। ओके, और अगर यहाँ पर वो कह रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो सी है वो किसके बराबर है, एंड ऑफ द फाइल के बराबर, लेकिन एंड ऑफ द फाइल क्या है, अनसाइंड हमारे पास नंबर है, अनसाइंड करेक्टर है ना, तो अगर ये इसके बराबर आ जाता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। इसी तरह हम उसको इस तरह से लिखेंगे कि सी गेट करेक्टर, और अगर हमारे पास ये है तो ठीक है। आगे हमने कमेंट भी नहीं कोई दिया इसको। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल शिफ्ट में हमारे पास क्या आ जाता है कि इसमें अगर हमारे पास जो ये राइट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट में अगर हमारे पास ये नहीं राइट शिफ्ट, अगर राइट शिफ्ट हमारे पास अरिथमेटिक है या लॉजिकल है तो क्या होगा, अगर हमारे पास जो राइट शिफ्ट है अगर वो अरिथमेटिक शिफ्ट होता है तो साइन बिट क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, MCQs, ठीक है। और अगर हमारे पास राइट शिफ्ट लॉजिकल शिफ्ट है तो इसके जो लेफ्ट साइड पर है ना वो जीरो की वैकेंसीज बिट्स जो हैं वो फिल होते जाएंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। जावा हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू ऑपरेटर टू हैंडल दिस इशू, मतलब कि राइट शिफ्ट इज यूज्ड फॉर अरिथमेटिक शिफ्ट एंड फॉर लॉजिकल शिफ्ट। ओके, बाइट्स ऑर्डरिंग और डाटा एक्सचेंज में क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कोड बनाया है और उसका जो आपने ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन मशीन टू एन अदर, तो हो सकता है कि जो उसमें जो बिट्स या बाइट्स हैं जितने भी हैं आप एक मशीन से दूसरी मशीन में ट्रांसफ़र करें तो उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाए, तो आपका क्या डाटा उस तरह रहेगा, आपका तो डाटा ही चेंज हो जाएगा, आपका डाटा एरर देने लग जाएगा, ठीक है। इंटेल आर्किटेक्चर जो है उसमें लोवेस्ट बाइट है, ठीक है, द लोवेस्ट बाइट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जबकि मोटरोला में हाईएस्ट बाइट जो है वो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट है। जब भी हम अपने बाइनरी डाटा के साथ डील कर रहे होते हैं ना तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि जब हम डाटा को एक्सचेंज करें मुख्तलिफ मशीन्स में से तो डाटा जो है वो एक्सचेंज ना हो, ठीक है, या उस मशीन में सिग्निफिकेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स हों, जिससे वो जो भी अगर डाटा जो है वो एक्सचेंज हो भी रहा है तो उसको समझ पाए। In order, the order in which bytes of one word are stored in is hardware dependent, कि वो ऑर्डर जिसमें बाइट्स का एक वर्ड भी पड़ा हो या स्टोर हुआ हो हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर इंटेल और मोटरोला की दी गई है। अब इसमें जब हम when dealing with binary data and we need to careful while exchanging data between two heterogeneous machine, heterogeneous मतलब मुख्तलिफ मशीनें, वन शुड देयरफॉर ओनली यूज टेक्स्ट फॉर डाटा एक्सचेंज, कि जब भी हमने डाटा एक्सचेंज यूज़ करना है तो हमें टेक्स्ट डाटा को यूज़ करना है, टेक्सटेड फॉर्म को यूज़ करना है, ठीक है। हमने सबसे पहले डाटा एक्सचेंज में टेक्सटेड फॉर्म में यूज़ करना है, और हमें अवेयर रहना चाहिए जो इश्यूज आजकल आ रहे हैं, और जो आज की जो है वो हमारे पास भी इंग्लिश लैंग्वेज ही है, ठीक है। एंड वन शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द इंटरनेशनलाइजेशन इश्यूज एंड हैंस शुड नॉट एज्यूम आस्की एज वेल एज इंग्लिश। तो यहाँ पर ये कुछ हमारे पास दो हैं, इनको हमने समझना कि ये क्या है, कि लोवेस्ट एंड हाईएस्ट एड्रेसेस जो हैं दोनों ही सिग्निफिकेंट हैं, और डिफरेंट हार्डवेयर्स जो नंबर्स हैं उनको डिफरेंट फॉर्मेट्स में स्टोर करना चाहिए। उसके बाद अलाइनमेंट आ जाते हैं हमारे पास। The C++ language does not define the alignment of items within the structures, classes and unions. डाटा को जब हमने अलाइन करना है एक वर्ड पर, या जब भी हम फॉर एग्जांपल नीचे आपके पास ये प्रोग्राम दिया गया है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं C और I, करैक्टर में है और इंटीजर में है। हमने कोई भी अगर उस पर हमने बाइट या वर्ड को अलाइन करना है उसकी बाउंड्रीज पे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास करैक्टर एक बाइट रखता है, अब फॉर एग्जांपल उसके बाद जो वर्ड है वो आगे 4 बाइट्स रखता होगा, तो देन आपको अगली 3 बाइट्स जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है ना, ताकि वो जो प्रोग्राम है रन हो जाए। तो आई जो है वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं और ठीक है,
तो पॉइंटर्स फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आई जो है इसकी वैल्यू ये है, पॉइंटर लगा के मैं कहूँ कि इसको जाके अप्रोच करो, तो ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है। एंड देन टाइप कास्टिंग देम टू एक्सेस इंडिविजुअल विल कॉज ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमारे पास बिट फील्ड्स आ जाती हैं। बिट फील्ड्स भी हमारे पास इस तरह से होते हैं कि हमने एक डाटा को पैक करना है स्ट्रक्चर में, ठीक है। और ये भी हमारे पास पोर्टेबिलिटी में इशू ही है, क्योंकि जब भी हम बिट फील्ड को एक मशीन से दूसरी मशीन में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो बिट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो जाती होती हैं, ठीक है। ज़्यादा तो इसके डीप में नहीं जाएंगे, बस ये पढ़ लेते हैं कि बिट फील्ड्स अलाउ द पैकिंग of data in structures. This is especially useful when memory or data storage is at premium. Example for example है यहाँ पर कि packing several objects into a machine, मतलब एक हमने बाइट जो है वो हमने भेजी, ठीक है, तो वो वहाँ पर जो सिंबल टेबल्स जो थे वो कंपाइलर में आ गए हैं, लेकिन वो सेम तरह से ट्रांसफ़र नहीं हुए होंगे जो हमने बिट्स ट्रांसफ़र की थी एक मशीन से दूसरी मशीन में। रीडिंग एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट्स, नॉन स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स होनी चाहिए, कुड बी रीड के। उसके बाद ये एग्जांपल्स आ जाती हैं ओके। सी ऑटोमेटिकली पैक्स द अबव फील्ड्स, ओके, ये ऊपर से अबाउट इसके ऊपर बारे ऊपर जो लिखा है मैंने उसके ही बारे में बताया गया। ज़्यादातर इसमें से कुछ भी नहीं है पढ़ने वाला, बस कंसेप्ट आपने इसका याद रखना है कि ये भी हमारे लिए एक इशू ही है फॉर पोर्टेबिलिटी के लिए। अब आगे जो ये हमारे पास स्टेप्स हैं वो हमारे पास बिट फील्ड्स की जो पोर्टेबिलिटी है वो जो इशू लेके आते हैं उनके अबाउट हैं, ठीक है। बिट फील्ड्स में जो पोर्टेबिलिटी के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उनको बताया गया है। बिट फील्ड्स डू सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी बिटवीन प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटीजर्स साइन है या इनसाइन है, अनसाइंड है, और जो बिट्स हैं वो 16 बिट्स हैं या 32 बिट साइज़ बहुत वेरी करता है। बिट्स जो हैं वो लेफ़्ट में स्टोर हैं कि राइट में स्टोर हैं, ठीक है। बिट्स अगर ज़्यादा हैं तो अगले बिट्स जो हैं मेमोरी में वो ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे कि बस बिट फील्ड्स देयरफॉर शुड नॉट बी यूज्ड। ज़्यादातर बिट फील्ड्स को इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग आ जाता है उसके बाद लेक्चर नंबर 35 हमारे पास। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमने लेक्चर नंबर 35 में। आपने याद रखना है कि ये इश्यूज़ हैं जो हमारे पास होते हैं पोर्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।